नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 की इस क्लास में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 12 से लेकर 16 तक इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। देखते हैं इसमें क्या क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डिटेल में और प्लस इससे संबंधित जो MCQ हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य की परिभाषा से मतलब है ये जो आर्टिकल आते हैं भाग 3 में आते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है जो अमेरिका के संविधान से जिन्हें लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। और मुख्य कथन क्या रहे इसके, तो जो हमारे अनुच्छेद हैं 12 के अनुसार राज्य क्या है। राज्य में केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकारें आती हैं, संसद आती हैं, राज्य विधानमंडल या राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी स्थानीय अन्य प्राधिकरण शामिल होते हैं। यहाँ राज्य से मतलब किसी विशेष राज्य से नहीं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह से नहीं है। राज्य के दायरे में क्या क्या आ रहा है, तो राज्य के दायरे में आप देख सकते हैं केंद्र सरकार है, राज्य के दायरे में राज्य सरकारें हैं, संसद है, राज्य विधानमंडल है, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत क्षेत्र के नियंत्रण में आने वाली सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल किए जाते हैं, उसे राज्य कहते हैं। अनुच्छेद 12 यह स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में राज्य कौन होगा। यानी जिन संस्थाओं के विरुद्ध हम अनुच्छेद 32 और जो हमारा अनुच्छेद है 226 जिसके तहत जो 32 दिया गया है आर्टिकल, उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं। राज्य में शामिल इकाइयां क्या हैं। राज्य में जो शामिल इकाइयां होती हैं, तो राज्य में शामिल इकाई हैं केंद्र सरकार राज्य में शामिल है। राज्य सरकार है, संसद व राज्य विधानमंडल भी राज्य में शामिल होते हैं। वो राज्य में शामिल होते हैं स्थानीय निकाय, नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका आदि। और इसका जो क्षेत्र है अन्य प्राधिकरण से मतलब होता है जैसे सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बोर्ड, आयोग आदि जो सरकार के नियंत्रण में हो, वो भी राज्य ही माना जाता है। राज्य के रूप में माने गए उदाहरण महत्वपूर्ण एक न्यायिक निर्णय के आधार पर भी देखते हैं। एक मामला आया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ये मामला था 1967 का। विद्युत बोर्ड राज्य है, इसमें कहा गया कि विद्युत बोर्ड जो है वो राज्य के दायरे में आया गया इस कानून से, इस मामले से। उसके बाद एक और फिर केस आया है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये 1981 ईस्वी में जो सरकारी नियंत्रण वाली सोसाइटी भी राज्य में मानी गई। और फिर आया एक केस प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस IICB 2002 में। यह संस्था पर गहरा सरकारी नियंत्रण है, तो वह राज्य होगा। अब जो राज्य नहीं है उसके बारे में भी देखते हैं। जो राज्य नहीं है, तो जो राज्य नहीं है, निजी व्यक्ति राज्य नहीं है, निजी कंपनी राज्य नहीं है, निजी स्कूल जब तक वे सरकार से प्रत्यक्ष वित्त पोषित या नियंत्रित न हो, तो वे राज्य की श्रेणी में नहीं आते। महत्व क्या है, केवल राज्य ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। निजी संस्थाओं पर मौलिक अधिकार सीधे लागू नहीं होते,
लेकिन अन्य कानून जैसे आईटी एक्ट लागू हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे सरकारी स्कूल ने किसी बच्चे को मनमाने ढंग से निकाल दिया, तो यह राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन यदि किसी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल ने ऐसा किया तो यह मौलिक अधिकारों का मामला नहीं, बल्कि आरटीई कानून के तहत निपटाया जाएगा ये मामला। फिर देखते हैं आर्टिकल जो हमारा 12 है, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू देखते हैं, जिससे हमारा जो डाउट है और क्लियर होंगे। तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद जो 12 है वो किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, वहां से इन्हें उठाया गया है। तो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 में आता है। भाग 3 में आता है अनुच्छेद 12, जो राज्य की परिभाषा बताता है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में राज्य कौन कौन होंगे ये व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा में आता है? तो राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार आती है, राज्य की परिभाषा में राज्य सरकार आती है, राज्य की परिभाषा में स्थानीय निकाय आते हैं और राज्य की परिभाषा उपयुक्त सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी संस्थाएं या अन्य प्राधिकरण भी शामिल होते हैं। ये राज्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य शब्द की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो राज्य शब्द की जो व्याख्या की गई है वो अनुच्छेद 12 में ही की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल जो 1967 का संबंध था किस से था? वो राज्य की परिभाषा से था। राज्य की परिभाषा से ये संबंध था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्थान विद्युत बोर्ड, जो राजस्थान का विद्युत बोर्ड है, वो एक राज्य है, वो एक स्टेट है, क्योंकि यह सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। कौन सा संस्थान राज्य की परिभाषा में नहीं आता? देखिए, विद्युत बोर्ड ये तो मान ही लिया है। सार्वजनिक उपक्रम, नगर पालिका, निजी बैंक जो होता है, निजी बैंक से मतलब है जो निजी बैंक होता है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता। निजी बैंक सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब जो केस था 1981, इसके मामले में क्या निर्णय आया था? शिक्षा के अधिकार की व्याख्या, सॉरी, राज्य का विस्तार, ऑप्शन नंबर इसका बी है।
सी नहीं है, बी है। राज्य का विस्तार बताया गया था इसमें, राज्य का विस्तार। राज्य के विस्तार से मतलब होता है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई संस्था सरकार के द्वारा नियंत्रित है या सरकार के अधीन कार्य करती है तो वह भी राज्य ही मानी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निजी स्कूल के द्वारा किसी बच्चे को निकाल देना, क्या यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? निजी स्कूल द्वारा किसी बच्चे को निकाल देना, क्या वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? जी नहीं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। केवल सरकारी स्कूल के मामले में है। निजी स्कूल राज्य नहीं माने जाते, इसलिए उनके कार्यों को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बल्कि सरकारी स्कूल का अगर मामला राज्य के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 13 को देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कानूनों की अमान्यता। कानूनों की तो अनुच्छेद 13 में कानूनों की अमान्यता है, यानी कि इनवैलिडिटी ऑफ लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में ही आता है अनुच्छेद 13। भाग 3 का मतलब है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिकल जो 13 है इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 13 क्या सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। क्या कहता है? कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। यदि कोई कानून ऐसा करता है तो क्या होगा? वह अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 के 4 उपखंड है। तो अनुच्छेद 13 का खंड 1 क्या कहता है? संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ हमारा संविधान, उससे पहले बने सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे संविधान लागू होने की तारीख से शून्य हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ब्रिटिश काल के कुछ कानून जैसे प्रेस एक्ट या दंड संहिता के कुछ प्रावधान थे जो मौलिक अधिकारों के विपरीत पाए गए तो वे अमान्य माने जाएंगे। तो वे क्या होंगे? अमान्य माने जाएंगे। फिर आर्टिकल जो हमारा 13 का उपखंड 2 है, इसमें क्या कहता है? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य क्या करेगा? ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या फिर घटाता हो। आगे पढ़ते हैं, यदि ऐसा कानून बना भी लिया गया तो शुरू से ही अमान्य माना जाएगा। शुरू से ही वो अमान्य माना जाएगा। मतलब क्या है कि राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कोई भी राइट नहीं है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? 13 का उपखंड 3 जो है, 13 का क्लोज 3 क्या कहता है? 3 लॉ, कानून शब्द में है। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून से क्या मतलब है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से क्या मतलब है कि अध्यादेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश सभी इसमें शामिल हैं। मतलब की बात यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन केवल संसद के कानून से नहीं बल्कि किसी भी सरकारी आदेश से हो सकता है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन है केवल संसद के कानून से नहीं बल्कि किसी भी सरकारी आदेश से भी अगर हो जाता है
तो वो भी अमान्य ही होगा। और आर्टिकल जो हमारा 13 का जो उपखंड 4 है, ये क्या कहता है? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत यह स्पष्ट किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह स्पष्ट कह दिया गया कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा, इसलिए वह अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य नहीं होगा। लेकिन बाद में केशवानंद भारतीय केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन तब तक वैध है जब तक वह संविधान की मौलिक संरचना को न तोड़े। संविधान की मौलिक संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को न तोड़े। इसके महत्वपूर्ण न्यायिक जो व्याख्या थी वो देखते हैं। केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जो मामला था 1951 का, इसमें 13 का क्लोज ए के अनुसार संविधान से पहले के जो मौलिक अधिकार के विपरीत है वे संविधान लागू होने की तिथि से ही अमान्य हो जाते हैं। फिर एक केस और आया है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस 1954 में मामला आया। इसमें माना गया कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह केवल विरोधी भाग तक ही अमान्य होगा, पूरा कानून नहीं होगा। फिर एक मामला और आया है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें क्या माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि संविधान संशोधन भी कानून है और अनुच्छेद 13 के क्लोज 2 के तहत अमान्य होगा। यह निर्णय बाद में बदल दिया गया जब केशवानंद भारतीय केस स्टेट ऑफ केरला 1973 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मौलिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इस केस ने भारत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की एक स्थापना कर दी थी। और फिर एक केस आता है, फिर एक केस और आता है IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी यदि मौलिक अधिकार और मौलिक संरचना का उल्लंघन करते हैं तो वे न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे। अब थोड़ी समरी देखते हैं, संक्षिप्त में देखते हैं कि भाग 3 क्या है। अनुच्छेद 13 विवरण है इसका। भाग 3 मौलिक अधिकार से ये संबंधित है। अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 में कहा गया है कि संविधान से पहले के विरोध कानून अमान्य। 13 के 2 में कहा गया है कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून नहीं बना सकता। 3 में कहा गया है कानून शब्द का विस्तार अर्थ है। 4 में कहा गया संविधान संशोधन कानून नहीं माने जाएंगे।
24वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रमुख केस जो आए इसमें गोलकनाथ आया, केशवानंद भारतीय केस, इनकी तारीख थोड़ा सा याद रखें, मिलाने के लिए आते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम में। तो गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, केशवानंद भारतीय केस आया 1973 में, और IR कोहिलो जो आया 2007 में। जो हमारा अनुच्छेद 13 है, भारत के संविधान की रीढ़ है, बैकबोन है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार या संस्था या कानून मौलिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकते। अब देखते हैं इससे संबंधित MCQ। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। यदि कोई कानून ऐसा करता है तो वह शून्य या वॉइड हो जाएगा। दूसरा है संविधान लागू होने से पहले बने और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध। अनुच्छेद 13A के अनुसार क्या होंगे? अमान्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C है। अनुच्छेद 13 को खंड 1 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले बने ऐसे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं, वे संविधान लागू होने की तिथि से ही अमान्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों की छीनता या घटता आता हो। तो किस उपखंड में ये कहा गया है? ऑप्शन नंबर इसका B है। ऑप्शन नंबर B में दिया गया है आर्टिकल 13 का उपखंड 2 राज्य को यह प्रतिबंधित करता है कि कोई ऐसा कानून न बनाए जो मौलिक अधिकारों को प्राप्त, समाप्त या सीमित करे। ऐसा कोई कानून प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। कानून ला शब्द में क्या शामिल किया गया है? अनुच्छेद 13(3) के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, अध्यादेश, नियम और विनियम, अधिसूचना आदि। अनुच्छेद 13 के 3 के अनुसार कानून शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसमें सभी प्रकार के सरकारी अधिनियम व नियम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारत संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। यह स्पष्ट अनुच्छेद में किस स्पष्ट में किया गया है? आर्टिकल 30 के 13(4) में। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया, 13(4) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा और वह अनुच्छेद 13 की सीमा में नहीं आएगा।